संदीप जी, बहुत आभार कि आपने आज इतनी बहुत सार्थक चर्चा में आमंत्रित किया और मुझे वीना जी का वक्तव्य सुनकर बहुत ही आनंद आया। इतना सार्थक और इतना विस्तृत उन्होंने वक्तव्य दिया और वीना जी का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी सोच दी, इतनी हमें विस्तृत जानकारी दी। और मैं आदरणीय कुसुम जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का उनकी वजह से, आप लोगों की वजह से मौका मिला और बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद उनसे रूबरू होकर। और आप तो खैर संदीप जी माहिर हैं साहित्य में, हर विषय पर आप बोल सकते हैं और आज आपने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, आपने सब कुछ बोल दिया। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये विमर्श, जहाँ बात आ रही है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या जिस तरह के भी विमर्श है, तो मुझे लगता है कि जब कोई कथाकार अपनी कहानी के माध्यम से पाठक के अंतर्मन को झकझोरता है, उन्हें परिस्थितियों का आकलन करने पर, आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है, तभी वो एक पाठक के माध्यम से उसके परिवार और इसी क्रम में समाज को चैतन्य करता है। मुझे लगता है कि यही व्यक्ति और परिवार और हमारे समाज के आपसी सरोकार हैं और इनको किसी विमर्श में हम विमर्श के तहत ले जाना, जैसे स्त्री विमर्श है या दलित विमर्श है या आदिवासी विमर्श है, ये सायास नहीं होता, ये अनायास भी होता है। अनायास हमने हमारे जैसे मनु भंडारी जी हैं, उनका हमने आपका बंटी उपन्यास आपने सबने ही पढ़ा है, तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक कथा लिखी है, लेकिन उसके अंदर अनायास ही स्त्री विमर्श भी आ गया और बच्चे का विमर्श मेन आ गया कि बच्चे पर क्या है, इस तरह की, मतलब इस तरह की जब हालात होते हैं तो एक बच्चों पर क्या असर होता है। तो ये स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श तो एक उपन्यास, और साथ ही आपने महाबोझ भी लिखा जो राजनीति पर था, तो वो भी एक तरह से दलित, उसके अंदर भी देखेंगे हम तो विमर्श आ जाता है, लेकिन ये सब अनायास आया। उन्होंने सायास कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया जिस तरह से कि हम खेमों में आजकल बांटना चाहते हैं। तो खेमों में बांटना मुझे लगता है इतना उचित नहीं होता। जो सायास ना आके अनायास आता है वो अपने आप में एक संपूर्ण विमर्श हो जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि मधु कांकरिया जी ने जो कहानियां लिखी हैं, नंदीग्राम के चूहे या युद्ध और बुद्ध, तो अपने आप में एक इतिहास है, उन्होंने ऐसी कहानियां रच के, या उन्होंने जो सूखे चिनार आपने मधु जी ने लिखा है जो कश्मीर सेना और कश्मीर के बारे में है, तो वो आतंकवाद पर है। वो एक अपने आप में आतंकवाद की वजह से जो अपने जो परिवार होते हैं, जो समाज होता है, उस पर क्या असर होता है, वो एक बहुत बड़ा विमर्श हमारे सामने उभर कर आता है। तो हमें आतंकवादी परिस्थितियों के बाद या उस पर उन आतंकवाद में जो फर्जी सैनिक जो हैं शहीद होते हैं, अनायासी हो जाते हैं, उनके परिवारों पर क्या असर होता है और समाज पर क्या असर होता है, मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा विमर्श है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विमर्श है, उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार क्या कर रहे हैं। चंद्रकांता जी का आप देख लीजिए, अपने अपने कोणार्क है या कथा सतीसर है, हम कथा सतीसर को लें तो वो एक कितना बड़ा विमर्श है, उसमें कितना विमर्श है कश्मीर के आरंभ से लेकर अभी तक का, जो कश्मीर का पूरा सल्तनत किस तरह से कश्मीर की आवाम ने उठाया, किस तरह से कश्मीर की जनता ने विस्थापन की पीड़ा झेली और कबायलियों का आक्रमण देखा। तो ये एक जो 3 पीढ़ियों का जो इतिहास चंद्रकांता जी ने रचा है, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा विमर्श है। मेरी नजरों में इस तरह के विमर्श सबसे बड़े विमर्श है। ये सच है कि दलित साहित्य, दलित लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और दलितों ने जो बहुत साहित्य लिखा है, और संदीप जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इंसान भुगतता है, लेखक का जो भुगतावा तो पाठकों तक वो अपने अच्छी तरह से पहुंचा पाता है उस चीज को, भोगे हुए यथार्थ को। तो ये मेरी दृष्टि में जो है ना, ये मैं उनको विमर्श मानती हूँ। इस तरह के लेखक हैं। सूर्यबाला जी ने कौन देश को वासी उपन्यास लिखा है, उसमें पूरा उन्होंने
जो हमारे प्रवासी बच्चे जो हमारे चले जाते हैं यहाँ से विदेश, और वहाँ जिस तरह से वहाँ उनको बहुत खूबसूरती से जो सारे वर्णन किए, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह महसूस होता है जब हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं। पहले तो हम खुद ही खुश होकर उनको उच्च शिक्षा दिलाते हैं, चाहते हैं कि वो विदेश में जाएं और करें। जब वो विदेश में पढ़ते हैं और वहां ही रह जाते हैं, तो फिर माँ बाप को जब वृद्धावस्था आती है उस समय ये महसूस होता है कि हमारी संस्कृति से कट गया है कुछ और हम अकेले रह गए। तो ये एक बहुत बड़े विमर्श की चीजें हैं। चित्रा मुद्गल जी का, जैसे वीना जी ने कहा कि नाला सुपारा है, तो ये अलग तरह का थर्ड जेंडर पर विमर्श है कि कैसे वहाँ के बच्चे उस तरह के बच्चे किस प्रकार महसूस करते हैं और उनके माँ बाप किस प्रकार से महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा विमर्श है। ये इस पर सोचना बहुत जरूरी है। और अब इस एंगल पर हमारे थर्ड जेंडर पर बहुत कहानियां, बहुत उपन्यास लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो चित्रा मुद्गल जी ने लिखा है वो एक अलग ही चीज है और वो झकझोरता है हमें, और वो एक बहुत बड़ा विमर्श है, हमारे समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है। घर घर में ऐसी पुस्तकें जानी चाहिए। बहुत सारे हमारी महिला कथाकार, पुरुष कथाकार हैं जिन्होंने की बहुत ही अच्छे उपन्यास, अच्छे कहानियां हमें दी हैं। ममता कालिया जी ने बेघर दौड़ युवा लोगों के लिए दी है, नासिरा शर्मा जी ने दी है, मृदुला सिन्हा जी का जैसे अभी जिक्र हुआ, ज्यों मेहंदी के रंग, बड़ी मार्मिक उपन्यास है और बहुत कुछ भोगा हुआ यथार्थ की तरह वो उसका वर्णन है। और उसको देखकर हमारी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसमें जो इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये एक बड़ा विमर्श है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनसे माँ बाप किस तरह से उनसे डील करते हैं, माँ बाप को किस तरह से करना चाहिए, और माँ बाप के साथ साथ समाज में इस तरह के सरोकार होने चाहिए, व्यवस्था को इस तरह के सरोकार रखने चाहिए। जैसे संदीप जी मैं देखती हूँ विदेशों में कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल, उनके लिए सुविधाएं होती हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, उनके लिए अच्छे उनको सहायता दी जाती है आर्थिक। लेकिन हमारे यहाँ अभी माफ कीजिएगा इस तरह का प्रावधान नहीं है, और इस तरह के बच्चों को अभी भी दूसरे लोग भी बड़े उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक दर्दनाक है। मैं समझती हूँ ये एक मृदुला सिन्हा जी ने जो अपने उस समय में लिखा था उपन्यास ज्यों मेहंदी के रंग, वो आज भी बहुत सार्थक है और बहुत ही सोचनीय मंथनीय है। मृदुला सिन्हा जी एक बहुत बढ़िया कथाकार थी, बढ़िया उपन्यासकार थी, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चलने वाली एक बहुत शानदार व्यक्तित्व थी। और वो मैं समझती हूँ कि उन्होंने उस समय में जो उपन्यास लिखा, वो मुझे लगता है कि ये उपन्यास, ये चीजें, ये कहानियां, ये विषय हमारे विमर्श होने चाहिए। इसमें कोई खांचों में बांधने की बात नहीं है कि ये दलित है या ये आदिवासी है। आप उषा किरण खान जी को देखिए, उन्होंने भामती लिखा है अपना, भामती उपन्यास जो लिखा है वो उन्होंने वहां का मिथिला के सारे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कितनी पड़ताल करने के बाद उन्होंने वाचस्पति जी और उनकी जो प्रेम कथा के रूप में लिखा है, बहुत एक मील का पत्थर साबित होता है। तो उन्होंने मिथिला में लिखा बड़े दिग्गज लेखकों की बात कर लो, लेकिन क्या आपने कभी अपने आसपास के जो तटबंध हैं उनको कभी झांक कर देखा है? अपने ग्रामीण इलाकों को, अपने आदिवासियों को, अपने आसपास के लोगों का दुख देखा है? तो वो एक मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए ऐसे विमर्श, अलका सरावगी जी ने भी एक कहानी बहुत बढ़िया बच्चों पर लिखी है और कई उपन्यास सबने ही लिखे हैं। तो मेरी दृष्टि में ये है कि जो विमर्शों से परे, मतलब विमर्शों से परे भी लगे कि ये नहीं लगे कि ये खांचा है बांध दिया हमने कि ये चीज स्त्री विमर्श है, ये दलित विमर्श है, ये आदिवासी विमर्श है, लेकिन उसमें सब कुछ आ जाता है। वो एक मैं समझती हूँ कि एक साहित्यकार के लिए जो साहित्य में जो मनुष्यता है, उसके जो मूलभूत सरोकार हैं, उनका जब वो चित्रण करता है तो उसे हम किसी विशेष प्रकार के विमर्श में बांधकर नहीं देख सकते। लेकिन और वैसे अगर हम उसे अपने मन से देखें, हमारी मन को जब वो छूता है तो वो हमें एक विमर्श ही लगता है। और विमर्श जो है ये कोई प्रतिशोध के लिए नहीं होता है कि दलित विमर्श लिख रहे हैं या स्त्री विमर्श, वो कोई प्रतिशोध नहीं चाहता या कोई प्रतिकार नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक समस्याएं हैं जिनका चित्रण करना चाहता है। या स्त्रियां जो हैं वो पुरुष की पूरक हैं। आपने जैसे अभी संदीप जी कहा कि हम
एक सामाजिक प्राणी है और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, समाज व्यवस्था है। ये कोई झंडा उठाने की बात नहीं है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, या हमें बाहर का काम करना है, हमें घर का काम करना है। लेकिन स्त्री की अस्मिता है अपनी, उसका एक अपना व्यक्तित्व है, उसे हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की धुरी है। और हम समझ सकते हैं कि स्त्री को हम सम्मान देंगे तो हमारा स्त्री और पुरुष मिलकर ही एक अच्छे समाज की रचना होगी। मैं ये भाषण देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक कहना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज है, हम उसे खांचों में नहीं बांट सकते, हम उसे विमर्शों में नहीं बांट सकते। अगर हमारा जो साहित्य है उसे हम किसी खास विमर्श में नहीं बांट करके हम उसे अपने आसपास की हर चीज उसके अंदर समेटते हैं, तो वो एक मील के उपन्यास साबित होते हैं, जैसे मैंने भी उपन्यासों का नाम लिया। और मैं अब एक कहना चाहती हूँ कुसुम खेमानी जी के लिए। कुसुम खेमानी जी पर मैंने अंक निकाला है और मैं उनकी विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई संदीप जी, आप मानेंगे नहीं कि उनके जो मैंने उपन्यास पढ़े, उनकी जो मैंने कहानियां पढ़ी, तो मुझे जैसे कि एक पाठक को रोंगटे खड़े होते हैं, एक पाठक को लगता है कि एक कोई पवित्र आत्मा, कोई पवित्र, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये आपका कार्यक्रम है, पर मुझे एक अपने अंदर से एक अनुभूति हुई कि एक बहुत ही खूबसूरत मन की और खूबसूरत व्यक्तित्व की ये महिला है। हालांकि मैं कुसुम जी से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन जो उनके विचार, मैंने उनकी जो कहानियां पढ़ी, मुझे महसूस हुआ। और कुसुम जी ने भी बताया अपने जब उनसे साक्षात्कार हुआ था कि वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, और जो उनकी कहानियां हैं उनमें वो अपने विषयों को बड़ी बेबाकी से उठाती हैं और सकारात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों से लबालब उनका साहित्य भरा हुआ है। उनका व्यक्तित्व निर्मल और उनकी सहृदयता बहुत चकित कर देती है। उनकी जितनी भी कहानियां हैं या उनकी यात्रा वृत्तांत है, वो हमेशा हर उनकी कहानी में जो महिला पात्र होता है वो इतना सशक्त होता है कि इतनी मुसीबतें उठाने के बाद भी वो अपने आप को उन मुसीबतों से निकाल लेता है और वो उसे शक्ति देती हैं, आत्मसम्मान देती हैं कुसुम जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुसुम जी के 4-5 वाक्य, कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखी है। जरूर। उन्हीं की कृति में से है। उनकी कृति है गांधी शब्दातीत खुशबू, कुछ रेत कुछ सीपियां विचारों की। ये उनके मन की एक निश्चल झलक है। उनकी कृति से है ये कि इसके पहले कि मैं नीम पागल हो जाऊं, एक छोटी सी वसीयत करना चाहती हूँ। अमुक मैं बल्त राधा किशन अपनी संतानों को बताना चाहती हूँ और उनसे दरखास्त करती हूँ कि मेरे इस पागलपन की जिम्मेदारी उन पर नहीं है, अतः मेरे इलाज पर वे एक धेला भी ना खर्चें, पर यदि उनके बूते में हो तो मेरे मरने से पहले मुझसे 2 एक ऐसे अच्छे काम जरूर करवा दें कि जब ऊपर गांधी से मिलूं तो शर्मसार ना होना पड़े। बहुत कमाल है, कमाल, कमाल है, वास्तव में कमाल, बहुत कमाल है। और मैं कुसुम जी की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि कुसुम जी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला संदीप जी। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय ले लिया, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहती हूँ। और कुसुम जी बोलिए बोलिए, अच्छा बोल रही हैं आप, बोलिए। या जितने भी आपके उपन्यास हैं, उनके इतने रचे बुने, उनके इतने खूबसूरत पात्र हैं, इतने सकारात्मक उनकी यात्रा रही है, जीवन की जितनी भी उन्होंने यात्राएं की है वो भी इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि मतलब मैंने उनकी एक एक किताब पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ी, एक एक शब्द उनका मेरे मन में बैठा हुआ है। और मैंने इतने लेखिकाओं पर निकाला है, सब बहुत अच्छी वरिष्ठ लेखिकाओं पर निकाला है और बहुत अच्छी। कुसुम जी पर जब मैंने अंक निकाला तो मुझे एक पता नहीं, एक अंदर एक पवित्रता, एक पवित्र अनुभव सा, कुछ अलग सा ही महसूस हुआ। ये मैं कहना चाहूंगी कुसुम जी के बारे में कि उनका साहित्य मुझे बहुत पसंद आया। और मैं कुसुम जी से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उनके साहित्य से